नमस्कार, आपका स्वागत है। आज हम 1 से 14 फरवरी 2026 के कुछ सबसे अहम घटनाओं पर एक गहरी नजर डालेंगे। हमारे पास प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार किए गए कुछ सवाल हैं। जी, लेकिन हमारा मकसद सिर्फ सही जवाब बताना नहीं है। हम हर सवाल के पीछे की कहानी, उसके संदर्भ को और उसके मतलब को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। तो चलिए इस जानकारी के भंडार को खोलते हैं और देखते हैं कि ये घटनाएं हमारे लिए क्या मायने रखती हैं। शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। पहला सवाल है, केंद्रीय बजट 2026-27 में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल डेफिसिट का लक्ष्य जीडीपी का कितना प्रतिशत रखा गया है? विकल्प है ए 4.5%, बी 4.3%, सी 5.1% या डी 3.9%। देखिए, यहाँ मुख्य शब्द हैं राजकोषीय घाटा। जी। सरल शब्दों में कहें तो सरकार की कुल आमदनी और कुल खर्च के बीच का अंतर। और ये जो 4.3% का लक्ष्य है, ये बहुत कुछ कहता है। ये दिखाता है कि सरकार अब आर्थिक अनुशासन पर बहुत गंभीरता से ध्यान दे रही है। अच्छा, तो मतलब खर्च पर थोड़ी लगाम कसने की तैयारी है। बिल्कुल। चलिए अब अगले सवाल पर चलते हैं। सवाल 2, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत बजट 2026-27 किस मुख्य विषय यानी थीम पर केंद्रित है? आपके विकल्प है ए आत्मनिर्भर भारत, बी विकसित भारत और युवा शक्ति, सी ग्रामीण विकास या डी डिजिटल इंडिया। बजट की थीम एक तरह से सरकार की सोच का आईना होती है और विकसित भारत और युवा शक्ति का चुनाव ये बताता है कि फोकस अब शॉर्ट टर्म से हटकर लॉन्ग टर्म विजन पर है, मतलब 2047 तक की सोच। सही बात है। और युवा शक्ति पर जोर देने का मतलब है कि हमारी युवा आबादी इस लक्ष्य को पाने का सबसे बड़ा जरिया है। एकदम सही। ठीक है, अब आते हैं अगले सवाल पर। सवाल 3, नया आयकर अधिनियम 2025 कब से प्रभावी होगा? विकल्प है ए 1 अप्रैल 2026, बी 1 जून 2026, सी 1 जनवरी 2027 या डी 31 मार्च 2026। ये एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव है। मौजूदा इनकम टैक्स कानून 1961 का है। हाँ, मतलब 60 साल से भी ज्यादा पुराना। जी, तो एक नया कानून लाने का मतलब है टैक्स प्रणाली को आज के डिजिटल युग के हिसाब से सरल और आधुनिक बनाना। और 1 अप्रैल 2026 की तारीख इसलिए चुनी गई क्योंकि ये नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत है। तो इन तीनों सवालों का सार ये है कि वित्त मंत्री ने अपने 9वें बजट में विकसित भारत और युवा शक्ति पर फोकस किया है। आर्थिक अनुशासन के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 4.5% रखा है और टैक्स प्रणाली को आसान बनाने के लिए 1 अप्रैल 2026 से नया आयकर कानून लागू होगा। अगला सवाल भी बजट से ही जुड़ा है। बजट 2026-27 में पूंजीगत व्यय यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए कितनी रिकॉर्ड राशि रखी गई है? विकल्प है ए 10,000 करोड़ रुपए, बी 11.11 लाख करोड़ रुपए, सी 12.2 लाख करोड़ रुपए या डी 15 लाख करोड़ रुपए। ये जो 12.2 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा है, ये सिर्फ एक बड़ी संख्या नहीं है। इसका सीधा मतलब है कि सरकार खपत को बढ़ावा देने के बजाय संपत्ति निर्माण पर, मतलब एसेट क्रिएशन पर बड़ा दांव लगा रही है। जैसे कि सड़कें बनाना, बंदरगाह बनाना, स्कूल बनाना। बिल्कुल। ये पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर में लगेगा जो भविष्य में नौकरियों और विकास की गारंटी देता है। चलिए अब अगले सवाल पर चलते हैं। सवाल 5, सरकार ने वित्त वर्ष 2030-31 तक ऋण जीडीपी अनुपात मतलब डेट टू जीडीपी रेशियो को किस स्तर पर स्थिर करने की योजना बनाई है? विकल्प ए 40%, बी 50%, सी 60% या डी 45%। ये अनुपात किसी देश की आर्थिक सेहत का एक तरह से एक्सरे जैसा है। ये बताता है कि देश पर कुल कर्ज उसकी कुल सालाना कमाई का कितना गुना है। 50% का लक्ष्य रखना अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को एक मजबूत संदेश देता है कि भारत अपनी वित्तीय देनदारियों को लेकर गंभीर है। जी। चलिए अब अगले सवाल पर चलते हैं। सवाल 6, विदेशी टूर पैकेज और शिक्षा के लिए विदेश भेजे जाने वाले पैसे पर टीसीएस को घटाकर कितना कर दिया गया है? विकल्प ए 5%, बी 20%, सी 2% या डी 10%। ये एक बहुत बड़ी राहत है।
जब सरकार ने टीसीएस को बढ़ाकर 20% किया था तो मध्यम वर्ग और टूर ऑपरेटरों की तरफ से काफी विरोध हुआ था। हाँ, ये तो था। तो इसे घटाकर 2% करना एक तरह से उस फीडबैक का नतीजा लगता है। सरकार ये संदेश दे रही है कि वो लोगों की सुन रही है। तो इन फैसलों का निचोड़ ये है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर रिकॉर्ड 12.2 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे, देश के कर्ज को जीडीपी के 50% पर स्थिर करने का लक्ष्य है और आम लोगों को राहत देते हुए विदेश भेजे जाने वाले पैसे पर टीसीएस की दर सिर्फ 2% कर दी गई है। और अगर आपको ये विश्लेषण और जानकारी उपयोगी लग रही है तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अब आते हैं अगले सवाल पर। सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी की भारत यात्रा के दौरान किस संयुक्त दृष्टि यानी जॉइंट विजन को अपनाया गया? विकल्प है ए सागर, बी सेशेल, सी महासागर या डी CIND। संयुक्त दृष्टि या जॉइंट विजन मतलब दो देशों के बीच साझेदारी का एक रोड मैप। यहाँ सही जवाब सेशेल है और इसका पूरा मतलब है सस्टेनेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सिक्योरिटी थ्रू एनहेंस्ड लिंकेजेस। काफी लंबा नाम है। हाँ, लेकिन ये शब्द हिंद महासागर में भारत और सेशेल्स की साझा प्राथमिकताओं को दिखाते हैं: पर्यावरण, आर्थिक विकास और समुद्री सुरक्षा। ठीक है, अब अगला सवाल, सवाल 8। भारत और सेशेल्स के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की कौन सी वर्षगांठ 2026 में मनाई जा रही है? ए 25वीं, बी 50वीं, सी 75वीं या डी 60वीं? 50वीं वर्षगांठ। ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। ये दिखाता है कि दोनों देशों के बीच साझेदारी कितनी पुरानी और मजबूत है। चलिए अब अगले सवाल पर चलते हैं। सवाल 9। भारत ने सेशेल्स के विकास के लिए कितने अमेरिकी डॉलर के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की? विकल्प ए USD 100 मिलियन, बी USD 150 मिलियन, सी USD 175 मिलियन या डी USD 200 मिलियन? 175 मिलियन डॉलर। और ये पैकेज दिखाता है कि भारत से बातों में नहीं बल्कि एक्शन में भी विश्वास करता है। इसमें दो हिस्से हैं: 125 मिलियन डॉलर की क्रेडिट लाइन जो एक तरह का सस्ता कर्ज है, और 50 मिलियन डॉलर की अनुदान सहायता जो सीधी मदद है। तो इस यात्रा का सार ये है, भारत और सेशेल्स ने अपने राजनयिक संबंधों की 50वीं वर्षगांठ मनाई, SES-SHELS नाम के एक साझा विजन को अपनाया और भारत ने 175 मिलियन डॉलर के एक महत्वपूर्ण आर्थिक पैकेज का ऐलान किया। अगला सवाल, भारत और सेशेल्स के बीच समुद्री सुरक्षा सहयोग के तहत किस भारतीय दृष्टि को प्रबल किया गया? विकल्प विश्वास, महासागर, इंड ओशन या ब्लू सेक? यह महासागर विजन की बात हो रही है। ये हिंद महासागर क्षेत्र के लिए भारत की व्यापक रणनीति है। अच्छा, इसका मकसद सिर्फ अपनी सुरक्षा नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास सुनिश्चित करना है। चलिए अब अगले सवाल पर चलते हैं। सवाल 11। भारत ने सेशेल्स के तटरक्षक बल के किस जहाज की मुफ्त मरम्मत करने की घोषणा की? PS टोपाज, PS कॉन्स्टेंट, PS जोरास्टर या PS इटोयल? PS जोरास्टर। ये रक्षा कूटनीति का एक बेहतरीन उदाहरण है। किसी देश को सिर्फ नया जहाज देना काफी नहीं होता, उसके रखरखाव में मदद करना ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये भरोसे का प्रतीक है। और रक्षा के साथ साथ मानवीय पहलू भी अहम है। सवाल 12। सेशेल्स को उपहार के रूप में भारत ने स्वास्थ्य क्षेत्र में क्या प्रदान किया? विकल्प है ए 50 वेंटिलेटर, बी 10 एम्बुलेंस, सी 2 मोबाइल अस्पताल या डी 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर? 10 एम्बुलेंस का उपहार। ये सॉफ्ट पावर का एक शानदार उदाहरण है। ये सीधे तौर पर सेशेल्स के आम नागरिकों के जीवन को छूता है। तो समुद्री मोर्चे पर प्रधानमंत्री मोदी ने महासागर विजन के तहत सेशेल्स के महत्व को रेखांकित किया और भारत ने PS जोरास्टर की मुफ्त मरम्मत और 10 एम्बुलेंस उपहार में देकर इस साझेदारी को और मजबूत किया है। तो ये तो हुई जमीन और समंदर की बात। अब थोड़ा आसमान की ओर देखते हैं। गगनयान मिशन पर आते हैं। सवाल 13। इसरो ने गगनयान मिशन के तहत पहले मानव अंतरिक्ष मिशन के लिए किस वर्ष को लक्षित किया है? विकल्प है ए 2026, बी 2027, सी 2028 या डी 2025? 2027 ये एक भारत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण होगा। ये हमें अमेरिका, रूस और चीन जैसे उन चुनिंदा देशों के क्लब में शामिल कर देगा जिन्होंने अपने दम पर इंसानों को अंतरिक्ष में भेजा है। बिल्कुल, लेकिन इंसानों को भेजने से पहले सुरक्षा सबसे जरूरी है।
तो अगला सवाल इसी से जुड़ा है। सवाल 14। गगनयान कार्यक्रम के पहले मानव रहित मिशन जीवन का प्रक्षेपण कब निर्धारित है? विकल्प ए मार्च 2026, बी दिसंबर 2026, सी जनवरी 2027 या डी जुलाई 2026। मार्च 2026। ये जो जीवन मिशन है, ये 2027 के मानव मिशन की नींव का पत्थर है। अंतरिक्ष यात्रा में कोई गलती की गुंजाइश नहीं होती, इसलिए सब कुछ पहले बिना इंसान के परखा जाएगा। ये एक तरह की फाइनल ड्रेस रिहर्सल है। और इस रिहर्सल में एक बहुत ही दिलचस्प किरदार भी है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल 15। जीवन मिशन के दौरान जीवन रक्षक प्रणालियों का परीक्षण करने के लिए किसे अंतरिक्ष में भेजा जाएगा? विकल्प ए विकास इंजन, बी व्योमित्र, सी प्रज्ञान या डी गगनबोट। व्योमित्र, ये बहुत ही शानदार आइडिया है। ये एक ह्यूमनॉइड रोबोट है ना? हाँ, इंसान जैसा दिखने वाला रोबोट। ये अंतरिक्ष यान के अंदर बैठकर ये अनुकरण करेगा कि एक मानव शरीर कैसा महसूस करेगा। इससे ये सुनिश्चित होगा कि हमारे गगनयात्री पूरी तरह सुरक्षित रहें। तो ये साफ है, इसरो 2027 में अपने पहले मानव मिशन के लिए तैयार है, लेकिन उससे पहले मार्च 2026 में G1 मानव रहित मिशन लॉन्च होगा, जिसमें ह्यूमनॉइड रोबोट व्योममित्र सभी सुरक्षा प्रणालियों का परीक्षण करेगा। गगनयान पर अगला सवाल है, गगनयान मिशन के लिए किस रॉकेट का उपयोग किया जाएगा जिसे ह्यूमन रेटेड बनाया गया है? विकल्प ए PSLV C58, बी LVM-3, सी GSLV F12 या डी SSLV D2। LVM-3 और यहाँ ह्यूमन रेटेड शब्द सबसे महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि रॉकेट को इंसानों के लिए एक्स्ट्रा सेफ बनाया गया है। इसमें कई अतिरिक्त सुरक्षा प्रणालियां हैं, जैसे कि एक क्रू एस्केप सिस्टम। चलिए अब अगले सवाल पर चलते हैं। सवाल 17। गगनयान मिशन के तहत चालक दल को पृथ्वी की कक्षा में कितनी ऊंचाई पर स्थापित किया जाएगा? ए 800 किलोमीटर, बी 400 किलोमीटर, सी 200 किलोमीटर या डी 1000 किलोमीटर। 400 किलोमीटर की ऊंचाई, ये निम्न पृथ्वी कक्षा है। एक तरह से ये अंतरिक्ष में सबसे व्यस्त हाईवे है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भी इसी ऊंचाई पर है। और हमारे गगनयात्री वहां कितने समय तक रहेंगे? अगला सवाल इसी पर है। सवाल 18। इसरो के अनुसार गगनयान मानव मिशन की अवधि लगभग कितनी होगी? विकल्प ए 7 दिन, बी 3 दिन, सी 24 घंटे या डी 10 दिन। 3 दिन। पहले मानव मिशन के लिए ये अवधि बहुत सोच समझकर चुनी गई है। ये इतनी लंबी है कि कुछ प्रयोग किए जा सकें, लेकिन इतनी छोटी भी है कि जोखिम को कम से कम रखा जा सके। तो गगनयान मिशन के लिए इसरो के सबसे भारी रॉकेट LVM-3 का ह्यूमन रेटेड संस्करण इस्तेमाल होगा, जो हमारे गगन यात्रियों को 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर ले जाएगा, और ये पहला मिशन 3 दिनों का होगा। अब बात करते हैं पद्म पुरस्कार 2026 की। सवाल 19। गणतंत्र दिवस 2026 की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्वारा कुल कितने पद्म पुरस्कारों को मंजूरी दी गई? विकल्प ए 106, बी 128, सी 131 या डी 141। 131 ये संख्या दर्शाती है कि देश के कोने कोने से और अलग-अलग क्षेत्रों से असाधारण काम करने वाले लोगों को पहचानने की कोशिश की गई है। चलिए अब अगले सवाल पर चलते हैं। सवाल 20। वर्ष 2026 में किस दिग्गज अभिनेता को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? विकल्प है ए सतीश शाह, बी धर्मेंद्र सिंह देओल, सी मिथुन चक्रवर्ती या डी अमरीश पुरी। धर्मेंद्र जी को। और ये सम्मान सिर्फ उनके ही मैन वाले योगदान के लिए नहीं है, ये भारतीय सिनेमा में उनकी विविधता को एक सलाम है। उन्होंने सत्यकाम और चुपके चुपके जैसी फिल्में भी की। सही बात है। और कला के साथ साथ सार्वजनिक जीवन के दिग्गजों को भी सम्मानित किया गया। सवाल 21। केरल के किस पूर्व मुख्यमंत्री को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? ए ओमन चांडी, बी VS अच्युतानंदन, सी के करुणाकरन या डी के नयनार। VS अच्युतानंदन। ये सम्मान उनकी लंबी और प्रभावशाली राजनीति पारी को मान्यता देता है। वो अपनी सादगी और जमीनी राजनीति के लिए जाने जाते थे। तो इस साल राष्ट्रपति ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों को मंजूरी दी,
और पद्म विभूषण से दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र और केरल के पूर्व मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंदन को मरणोपरांत सम्मानित किया गया। पद्म पुरस्कारों पर अगला सवाल, किस प्रसिद्ध मलयालम अभिनेता को पद्म भूषण 2026 से सम्मानित किया गया? विकल्प ए मोहनलाल, बी ममूटी, सी सुरेश गोपी या डी फहद फासिल। ममूटी। उन्हें पद्म भूषण मिलना भारतीय सिनेमा की क्षेत्रीय शक्ति को दर्शाता है। उन्होंने सिर्फ मलयालम ही नहीं बल्कि कई भाषाओं में सैकड़ों फिल्मों में अभिनय किया है। यह उनके 4 दशकों से ज्यादा के योगदान का सम्मान है। और कला के अलावा व्यापार जगत के दिग्गजों को भी मान्यता मिली। सवाल 23, कोटक महिंद्रा बैंक के संस्थापक उदय कोटक को किस क्षेत्र में पद्म भूषण मिला? विकल्प ए सामाजिक कार्य, बी व्यापार और उद्योग, सी साहित्य या डी सार्वजनिक मामले। व्यापार और उद्योग। उदय कोटक का सम्मान ये दिखाता है कि पद्म पुरस्कार देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ को भी पहचानते हैं। और अब खेल की दुनिया से एक नाम। सवाल 24, टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज को किस पुरस्कार के लिए चुना गया है? ए पद्मश्री, बी पद्म भूषण, सी पद्म विभूषण या डी भारत रत्न। पद्म भूषण। विजय अमृतराज को यह सम्मान सिर्फ उनके टेनिस कोर्ट पर प्रदर्शन के लिए नहीं है, वो दशकों से भारत के एक वैश्विक खेल दूत रहे हैं। तो पद्म भूषण 2026 के कुछ प्रमुख विजेताओं में मलयालम सुपरस्टार ममूटी, बैंकर उदय कोटक और टेनिस लेजेंड विजय अमृतराज शामिल हैं। अब चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खेल मंच पर मिलान कॉर्टिना शीतकालीन ओलंपिक 2026 की ओर। सवाल 25, पुरुषों की फिगर स्केटिंग में किसने स्वर्ण पदक जीता? विकल्प ए इलिया मालिनिन यूएसए, बी युमा कागियामा जापान, सी मिखाइल शेडरोव कजाकिस्तान या डी शुन सातो जापान। कजाकिस्तान के मिखाइल शेडरोव। ये नतीजा इस ओलंपिक के सबसे बड़े उलटफेरों में से एक था। एक तरह से ये क्लासिक अंडरडॉग कहानी है। और ये उलटफेर तब और बड़ा हो जाता है जब हम देखते हैं कि स्वर्ण पदक के सबसे बड़े दावेदार का क्या हुआ। सवाल 26, संयुक्त राज्य अमेरिका के इलिया मालिनिन फ्री स्केट में गिरने के बाद किस स्थान पर रहे? ए दूसरा, बी चौथा, सी 8वां या डी 5वां। 8वें स्थान पर। यह दिखाता है कि ओलंपिक का दबाव किसी को भी तोड़ सकता है। सालों की मेहनत एक छोटी सी गलती पर भारी पड़ जाती है। और उन्हें ऐसे ही कोई साधारण स्केटर नहीं माना जाता। अगला सवाल इसी से जुड़ा है। सवाल 27, इलिया मालिनिन को फिगर स्केटिंग की दुनिया में किस उपनाम से जाना जाता है? विकल्प ए आइस प्रिंस, बी क्वाड गॉड, सी स्केट किंग या डी स्पिन मास्टर। क्वाड गॉड। क्वाड गॉड। हाँ, क्योंकि वो क्वाड्रपल जंप यानी हवा में 4 चक्कर लगाने वाले जंप में माहिर हैं। और यही वजह है कि उनका 8वें स्थान पर आना इतना चौंकाने वाला था। तो फिगर स्केटिंग में एक अविश्वसनीय नतीजा देखने को मिला। कजाकिस्तान के मिखाइल शेडरोव ने स्वर्ण जीता, जबकि क्वाड गॉड इलिया मालिनिन 8वें स्थान पर रहे। ओलंपिक में उलटफेर का सिलसिला यही नहीं थमा। अगला सवाल महिला हॉकी से है। सवाल 28, अमेरिकी महिला हॉकी टीम को क्वार्टर फाइनल में किस देश ने 6-0 से हराया? विकल्प ए कनाडा, बी फिनलैंड, सी इटली या डी स्वीडन। इटली ने। ये एक और बहुत बड़ा उलटफेर है। महिला आइस हॉकी में अमेरिका और कनाडा का दबदबा रहा है। मेजबान देश इटली से हारना, और वो भी 6-0 के विशाल अंतर से, किसी ने नहीं सोचा था। चलिए अब अगले सवाल पर चलते हैं। सवाल 29, 13 फरवरी तक 2026 शीतकालीन ओलंपिक की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर बना हुआ है? ए अमेरिका, बी नॉर्वे, सी जर्मनी या डी इटली। नॉर्वे। उनका पदक तालिका में शीर्ष पर होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये शीतकालीन खेलों में उनकी पारंपरिक ताकत को दर्शाता है। और अंत में एक सीधा सवाल, सवाल 30, 2026 शीतकालीन ओलंपिक का मेजबान शहर कौन सा है? विकल्प ए बीजिंग, बी वैंकूवर, सी मिलान कॉर्टिना इटली या डी सोची। मिलान कॉर्टिना इटली। तो शीतकालीन ओलंपिक के अन्य मुख्य आकर्षण थे मेजबान इटली द्वारा अमेरिकी महिला हॉकी टीम को 6-0 से बाहर करना और पदक तालिका में नॉर्वे का दबदबा। अब वैश्विक अर्थव्यवस्था पर आते हैं। सवाल 31, बैंक ऑफ इंग्लैंड ने अपनी फरवरी 2026 की बैठक में ब्याज दरों को कितने प्रतिशत पर यथावत रखा?
विकल्प ए 5.25%, बी 3.75%, सी 2% या डी 4.5%। 3.75% पर। और उनका यह फैसला रुको और देखो वाली रणनीति का संकेत है। 5-4 का वोट ये भी दिखाता है कि उनकी समिति में इस बात पर मतभेद है कि आगे क्या करना है। और ऐसा ही कुछ यूरोप में भी देखने को मिला। सवाल 32, यूरोपीय सेंट्रल बैंक ने अपनी जमा दर को कितने प्रतिशत पर बनाए रखा है? ए 2%, बी 3.5%, सी 1.5% या डी 2.5%। 2.0% पर। यह दिखाता है कि ये सिर्फ ब्रिटेन की नहीं बल्कि एक व्यापक यूरोपीय प्रवृत्ति है। दोनों प्रमुख केंद्रीय बैंक ये संकेत दे रहे हैं कि अब तक की गई सख्ती महंगाई को काबू में लाने के लिए शायद काफी है। तो इन दोनों फैसलों का मुख्य उद्देश्य क्या है? अगला सवाल देखते हैं। सवाल 33, आरबीआई या वैश्विक केंद्रीय बैंकों का मुख्य फोकस वर्तमान में किसे नियंत्रित करने पर है? विकल्प ए जीडीपी वृद्धि, बी मुद्रास्फीति, सी विदेशी मुद्रा भंडार या डी शेयर बाजार। बिना किसी शक के मुद्रास्फीति यानी महंगाई पिछले कुछ समय से दुनिया भर के सभी केंद्रीय बैंकों की सर्वोच्च प्राथमिकता महंगाई को नियंत्रित करना ही रही है। तो वैश्विक आर्थिक परिदृश्य ये है कि बैंक ऑफ इंग्लैंड और यूरोपियन सेंट्रल बैंक दोनों ने ब्याज दरों को स्थिर रखा है, क्योंकि उनका मुख्य ध्यान अभी भी मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने पर है। चलिए वापस भारत के बजट पर आते हैं। सवाल 34, भारत को वैश्विक बायोफार्मा हब बनाने के लिए 10,000 करोड़ के साथ कौन सी योजना शुरू की जाएगी? विकल्प ए बायो इंडिया, बी बायोफार्मा शक्ति, सी फार्मा विजन 2030 या डी मेड इन इंडिया। बायोफार्मा शक्ति ये योजना भारत की महत्वाकांक्षा को दर्शाती है। कोविड महामारी ने हमें सिखाया कि दवाओं और टीकों के लिए आत्मनिर्भर होना कितना जरूरी है। चलिए अब अगले सवाल पर चलते हैं। सवाल 35, बजट के तहत कपड़ा क्षेत्र के कौशल उन्नयन के लिए किस योजना की घोषणा की गई है? ए पीएम मित्र, बी वस्त्र विकास, सी समर्थ 2.0 या डी हैंडलूम शक्ति। समर्थ 2.0 कपड़ा उद्योग कृषि के बाद भारत में सबसे ज्यादा रोजगार देता है। इस योजना का उद्देश्य इस क्षेत्र के श्रमिकों के कौशल को बढ़ाना है ताकि भारतीय कपड़ा उद्योग वैश्विक बाजार में मुकाबला कर सके। और अब करदाताओं के लिए एक राहत भरी खबर। सवाल 36, मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए मुआवजे पर ब्याज पर कर का नया प्रावधान क्या है? विकल्प ए 10% कर, बी पूर्णतया कर मुक्त, सी 5% कर या डी केवल मूल राशि कर मुक्त। पूर्णतः कर मुक्त। और ये एक बहुत ही मानवीय कदम है। दुर्घटना के शिकार लोगों पर वित्तीय बोझ कम करने की दिशा में यह एक बहुत महत्वपूर्ण और स्वागत योग्य कदम है। तो बजट में बायोफार्मा शक्ति योजना, समर्थ 2.0 और मोटर दुर्घटना के मुआवजे पर मिलने वाले ब्याज को टैक्स फ्री करने जैसी बड़ी घोषणाएं थीं। अब सरकार की कुछ और महत्वपूर्ण पहलुओं पर नजर डालते हैं। सवाल 37, 2 फरवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने किस स्वास्थ्य पहलू को संविधान के तहत मौलिक अधिकार माना? ए मानसिक स्वास्थ्य, बी मासिक धर्म स्वास्थ्य, सी टीकाकरण या डी पोषण का अधिकार। मासिक धर्म स्वास्थ्य ये एक ऐतिहासिक और प्रगतिशील फैसला है। बिल्कुल। इसे मौलिक अधिकार घोषित करने का मतलब है कि अब ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो इसे सभी के लिए सुनिश्चित करे। इसका लैंगिक समानता पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा। चलिए अब अगले सवाल पर चलते हैं। सवाल 38, बजट में सिटी इकोनॉमिक रीजन्स के तहत प्रति क्षेत्र कितनी राशि आवंटित की गई है? ए 2,000 करोड़, बी 5,000 करोड़, सी 1,000 करोड़ या डी 10,000 करोड़। 5,000 करोड़ प्रति क्षेत्र ये शहरी विकास के लिए एक नई सोच है। इसका उद्देश्य सिर्फ शहरों में पुल और सड़कें बनाना नहीं है, बल्कि शहरों को आर्थिक विकास के इंजन के रूप में विकसित करना है। और शहरों को जोड़ने के लिए भी एक बड़ी योजना है। सवाल 39, अंतर शहर कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए कितने नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा की गई है? विकल्प ए 5, बी 7, सी 3 या डी 10। 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर ये भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। इससे व्यापार, पर्यटन और लोगों की आवाजाही में क्रांति आ सकती है।
तो हाल की कुछ अन्य बड़ी पहल है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा मासिक धर्म स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार का दर्जा देना, सिटी इकोनॉमिक रीजन्स का विकास और 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का निर्माण। अब कुछ महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों पर बात करते हैं। सवाल 40 विश्व जल सम्मेलन दिसंबर 2026 में सेनेगल के साथ मिलकर कौन सा देश आयोजित करेगा? विकल्प ए संयुक्त अरब अमीरात, बी भारत, सी अमेरिका या डी फ्रांस। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई, ये बहुत दिलचस्प है। यूएई जैसे देश जो खुद पानी की कमी से जूझ रहे हैं, अब इस मुद्दे पर नेतृत्व की भूमिका निभा रहे हैं। चलिए अब अगले सवाल पर चलते हैं। सवाल 41 2026 में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन फरवरी में कहाँ किया गया? ए बर्लिन जर्मनी, बी म्यूनिख जर्मनी, सी पेरिस फ्रांस या जी जिनेवा स्विट्जरलैंड। म्यूनिख जर्मनी में। इस सम्मेलन को रक्षा का दावोस भी कहा जाता है। यहाँ होने वाली बातचीत अक्सर आने वाले साल की वैश्विक राजनीति की दिशा तय करती है। और अब दुनिया की सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्थाओं की बैठक। सवाल 42 G7 शिखर सम्मेलन 2026 जून में किस देश में आयोजित होने वाला है? ए कनाडा, बी जापान, सी फ्रांस या डी इटली। फ्रांस में। G7 दुनिया की 7 सबसे बड़ी उन्नत अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। फ्रांस में होने वाली उनकी बैठक वैश्विक आर्थिक एजेंडे को आकार देगी। तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर म्यूनिख में वैश्विक सुरक्षा पर चर्चा हुई। यूएई और सेनेगल पानी के मुद्दे पर दुनिया को एक साथ लाएंगे और फ्रांस G7 समूह की मेजबानी करेगा। अब अंतिम कुछ सवालों पर आते हैं जो कुछ अहम विषयों का पुनरावलोकन करते हैं। सवाल 43 बजट 2026-27 किन 3 कर्तव्यों पर आधारित है? ए विकास, आकांक्षाएं, समावेशी विकास, बी कर, व्यापार, रक्षा, सी शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी या डी सड़क, बिजली, पानी। विकास, आकांक्षाएं और समावेशी विकास, ये तिकड़ी एक तरह से बजट के दर्शन का सार है। चलिए अब अगले सवाल पर चलते हैं। सवाल 44 सेशल्स की आधिकारिक यात्रा के दौरान भारत और सेशल्स ने किस विजन को अपनाया? ए सागर, बी सेशल, सी विश्वा या डी मित्रा। सेशल विजन, जैसा कि हमने पहले चर्चा की थी, ये हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की गहरी और स्थायी रुचि का प्रतीक है। और अंत में अंतरिक्ष की ओर एक और नजर। सवाल 45 गगनयान के जीवन मिशन के बाद 2026 के अंत में कौन से मिशन प्रस्तावित हैं? ए H1 और H2, बी G2 और G3, सी टीवी D3 और टीवी D4 या डी चंद्रयान 5। G2 और G3 जीवन के बाद ये और मानव रहित मिशन होंगे। यह इसरो के सावधानीपूर्वक और चरणबद्ध दृष्टिकोण को दर्शाता है। अंतरिक्ष में सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। तो अंतिम जवाब है बजट 3 कर्तव्यों पर आधारित है: विकास, आकांक्षाएं और समावेश। सेशल्स के साथ संबंधों को सेशल विजन से नया आयाम मिला और अंतरिक्ष में इसरो जीवन के बाद G2 और G3 मिशनों के साथ गगनयान की तैयारी जारी रखेगा। तो यह थी 1 से 14 फरवरी 2026 की प्रमुख घटनाओं की हमारी गहन समीक्षा। और ये देखना बहुत दिलचस्प है कि ये सभी घटनाएं कैसे एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। हाँ, बजट की आर्थिक नीतियां गगनयान जैसी राष्ट्रीय परियोजनाओं को फंड करती हैं और भारत सेशेल्स साझेदारी जैसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध भारत के विकसित होने के लक्ष्य को मजबूत करते हैं। बिल्कुल। जाते जाते सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ते हैं। हमने कई योजनाओं और लक्ष्यों के बारे में बात की, जैसे 2027 में गगनयान का लॉन्च, 2030-31 तक 50% का ऋण GDP अनुपात और 2047 तक विकसित भारत। इन सभी महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को एक साथ देखते हुए आने वाले दशक में भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती इन्हें पूरा करने के लिए जरूरी एग्जीक्यूशन यानी कार्यान्वयन की होगी, या फिर इन सभी योजनाओं के बीच सही संतुलन बनाने की। इस गहन पड़ताल में शामिल होने के लिए धन्यवाद।